नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई के जुहू इलाके से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में एक 22 साल के युवक ने पुलिस से मारपीट के बाद फांसी लगा ली, जिसके बाद 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज हुआ है। वहीं 11 पुलिस वालों को लाइन हाजिर किया गया है। क्या है ये पूरा मामला, कमाल खान की इस रिपोर्ट में देखिए। जिंदगी बचाने के लिए लग रही वैक्सीन के सेंटर पे यह नज़ारा जानलेवा बन गया। एक सीन में पुलिस वाला 22 साल के अक्षय को दबोच के ले जाते दिखता है और दूसरे सीन में एक बूढ़ा सिपाही फर्श पे गिरा पड़ा है। आरोप है कि इसके बाद पुलिस वालों ने अक्षय के घर जाकर तोड़फोड़ की और महिलाओं की बेइज्जती। उसे घबराकर अक्षय ने फांसी लगा ली। घर आकर तोड़फोड़ जो रास्ते में मिला उसकी पिटाई और पशुओं की पिटाई, घर जो सामान था सब तोड़फोड़, ट्रैक्टर ले गए, ट्रैक्टर में तोड़फोड़, औरतों की पिटाई। मतलब ऐसा व्यवहार किया, ऐसे आतंकवादी के साथ व्यवहार नहीं होता, ऐसा व्यवहार किया गया। पुलिस कहती है कि अक्षय अपनी मां को टीका लगवाने गया था। उसने पुलिस से कहा कि मां की उम्र ज्यादा है, उन्हें पहले टीका लगा दें। पुलिस ने कहा कि वहां उनसे भी ज्यादा उम्र के लोग हैं, इसलिए टीका नंबर से ही लगेगा। अक्षय अंदर घुस गया। इसके बाद पुलिस और अक्षय में झगड़ा हुआ, लेकिन अक्षय के करीबी इसमें पुलिस की गलती मानते हैं। जो लड़का है वो अपने बारी के हिसाब से प्रयास कर रहा था और उसमें गलती जो है पुलिस वालों की है, और उस गलती के हिसाब से छिन्ना झपटी में वो वहाँ से वो जो सिपाही है बुजुर्ग वो गिर गया। उस गिरने का बहाना ये लगा करके वह सिपाही को जो मारा पीटा, ऐसा कुछ नहीं था। पुलिस के 4 लोगों पर मारपीट, बलवा करने और अक्षय को खुदकुशी के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज हो गया है। कुल 11 पुलिस वाले लाइन हाजिर किए गए हैं। परिवारजनों का आरोप था कि पुलिस की दबिश के दौरान की गई बर्बरता की वजह से डरकर उस युवक ने आत्महत्या की है। इस संबंध में परिवार के दी गई तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर प्रथम दृष्टया 11 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। उधर बलिया के करनई गांव में टीका लगाने के दौरान भारी भीड़ जमा हो गई। कुछ दबंग लोग बिना कतार के सबसे पहले टीका लगाने का दबाव बना रहे थे। इसे लेकर वहां 2 गुटों में मारपीट हुई और खूब कुर्सियां चली। 5 लोग गिरफ्तार किए गए। वैक्सीनेशन के लिए उमड़ रही भीड़ को देखते हुए यूपी में इसके मैनेजमेंट की और बेहतर ज़रूरत है, ताकि इस तरह की घटनाएं दोहराई ना जाएं। बागपत में सनुज शर्मा, बलिया में करुणा सिंधु और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और बसवराज बोम्मई कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे। येदियुरप्पा सरकार में ये गृह मंत्री थे। इन्हें येदियुरप्पा का भरोसेमंद माना जाता है। कल 3 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। I want to assure the people of Karnataka that it will be pro people, pro poor people governance. It will be justice for all sections of the society under the able guidance of Prime Minister Narendra Modi ji and all central leaders and our beloved leader Yediyurappa ji. We are going to take all the steps, and I want to make all the dreams of Sri Yediyurappa to come true, especially all his budgets and his programs. It will be my priority. कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, हालांकि उनके चेहरे पे साफ तौर पर तनाव दिख रहा है, लेकिन आप कह सकते हैं कि वो हार के भी जीत गए। भले ही पार्टी आला कमान के दबाव में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद वो जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ। उनके पसंद के नेता को मुख्यमंत्री बनाया गया है। येदियुरप्पा का ये काफिला है, अभी भी उनके पास वो सारी सुविधाएं हैं जो मुख्यमंत्री के तौर पर पहले थी। तो जैसा कि हमें वरिष्ठ नेताओं ने बीजेपी के बताया कि बसवराज बोम्मई का नाम येदियुरप्पा ने खुद उनके नाम का प्रस्ताव किया। वरिष्ठ नेताओं ने इसका समर्थन किया और बसवराज बोम्मई कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। समझदार नेताओं में उनकी गिनती होती है। भले ही 2008 में वो बीजेपी के साथ जुड़े, इससे पहले वो जनता परिवार में थे, लेकिन इसके बावजूद उनका अनुभव की सब लोग तारीफ करते हैं और साथ ही साथ
उनको लेकर के कभी कोई विवाद यहाँ नहीं हुआ, ये एक बड़ी बात है। ये सारी चीज़ें उनके पक्ष में गई। यहाँ पे नारेबाजी हो रही है। देखिए बहुत सारे जो विधायक हैं जो इस बैठक में शामिल थे वो एक एक करके बाहर आ रहे हैं। पहले येडियुरप्पा आए, फिर दूसरे विधायक भी आए। तो कुल मिला करके यहाँ पर कर्नाटक के नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर के जो रहस्य था उससे पर्दा हट गया है। और बसवराज बोम्मई कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री हैं जो कि बुधवार को अपने पद की शपथ लेंगे। हालांकि अभी ये तय होना है कि उनके साथ और कौन लोग शपथ लेंगे, कितने उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि उप मुख्यमंत्रियों की संख्या 3 से 5 हो सकती है, जिसमें येडियुरप्पा के बेटे विजेंद्रा भी हो सकते हैं। इस तरह की बात कही जा रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर बीजेपी ने फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं की है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। और अमरावती पुलिस ने 2 स्कॉर्पियो कार से करीब 3 करोड़ 50 लाख कैश बरामद किए हैं। दरअसल अमरावती पुलिस को कार में बैठे लोग संदिग्ध दिख रहे थे, उन्हें शक हुआ और जब तलाशी ली गई तो कार से ये कैश जब्त किए गए। कार में बैठे लोगों से पूछताछ के बाद एक फ्लैट में छापा मारकर नोट गिनने की मशीन के साथ 2 लोग और मिले। अभी तक की जांच में पता चला है कि रुपए हवाला के जरिए कहीं पहुंचाए जाने थे। ज्यादातर आरोपी गुजरात के रहने वाले हैं। पुलिस ने मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर दोनों स्कॉर्पियो कार भी जब्त कर ली है और आयकर विभाग को सूचित कर दिया गया है। और दिल्ली में देश का सबसे बड़ा मोबाइल मार्केट है करोल बाग का गफ्फार मार्केट, जिसे जर्जर बताकर खाली करने का आदेश दिया गया है और इस आदेश से व्यापारी परेशान हैं। शरद शर्मा की रिपोर्ट देखिए। एशिया की सबसे बड़ी मोबाइल की मार्केट है। हाँ। बहुत अच्छी फेमस मार्केट है। हाँ। इसका सुधार करने की बजाय इसको ख़त्म करने की बात की जा रही है। हम गवर्नमेंट से, हम बीजेपी से, हम सभी अपने लीडर से यही दरख्वास्त करते हैं। हाँ। कि इसको रिपेयर करवाइए, इसको ख़त्म करने की कोशिश मत कीजिए। मैं तो चाह रहा था नोटिस के साथ थोड़ी सी गोलियां भी आ जाती अपनी पसंद से, जैसे हमारे पे 5 आदमी बैठे हैं तो 5 गोलियां भी साथ में दे देते तो वही ज़्यादा बढ़िया होता। आज के ज़माने में तुगलकी फरमान है, सीधा सीधा 3 दिन में आप नोटिस भेजने का क्या मतलब है। 3 दिन में ये तुगलकी फरमान हमारे सिर पे थोप दिया गया है। व्यापारी नाराज हैं। एक नोटिस भेजकर दुकान खाली करने को कह दिया गया है। ये एमसीडी मार्केट है, करोल बाग के गफ्फार मार्केट का अहम हिस्सा। यहाँ मोबाइल फ़ोन और उनकी एक्सेसरीज मिलती है, उनकी रिपेयरिंग होती है। 1977 में बने इस मार्केट को नगर निगम ने 99 साल की लीज पर दिया था, लेकिन अब उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने IIT रुड़की की रिपोर्ट का हवाला देकर कहा है कि इमारत जर्जर हो गई है, कभी भी गिर सकती है, इसलिए व्यापारी दुकानें तुरंत खाली कर दें। गुरविंदर सिंह की 1996 से यहाँ मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है। 5 लोगों को इनसे सीधा रोजगार मिलता है। बताते हैं कि नगर निगम ने सीधा नोटिस दे दिया कि खाली कर दो। तो हमारे बारे में सरकारों को सोचना चाहिए। अगर बिजनेस नहीं दे सकते तो किसी का बिजनेस नहीं लेना चाहिए। मार्केट एसोसिएशन नगर निगम की मंशा पर सवाल उठा रही है। उनका कहना है नगर निगम की नज़र पहले से ही मार्केट की प्राइम लोकेशन की ज़मीन पर है। मेरे पास कुछ प्रूफ हैं, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हैं। ऐसे नहीं है जैसे प्रम्बल था 16 मार्च 2016 आप निकलवाई है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि सैलरी नहीं है हमारे पास, इसको तोड़ के बनाना, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया। अच्छा, रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए इसको तोड़ के बनाएंगे, फिर बेचेंगे, फिर पैसा कमाएंगे। अच्छा, मामला व्यापारी से जुड़ा हुआ है, इसलिए अब कार्रवाई से पहले बातचीत की बात कही जा रही है। अच्छा, खाली तभी होगी जब आगे की व्यवस्था पूरी दिखाई देगी। पहले व्यापारियों को हमने अभी 3 दिन पहले राउंड हुआ है, जोगीराम जी हमारे स्टैंडिंग कमेटी आए थे, उनके साथ मीटिंग करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, उनके सुझाव लेंगे, जो उचित निर्णय होगा जब उसके लिए हम काम करेंगे। किसी भी व्यापारी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले उनको स्थान दिया जाएगा, उसके बाद हम ये काम करेंगे। अब व्यापारियों से बातचीत करके इस मामले का कोई हल निकालने की बात कही जा रही है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बातचीत नोटिस भेजने से पहले भी की जा सकती थी। करोल बाग दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और अब चौंकाने वाली अगली रिपोर्ट मुंबई से, जहां 26 साल की एक डॉक्टर को 1 या 2 बार नहीं बल्कि 13 महीनों में 3 बार कोरोना हुआ। हैरानी की बात सबसे ज्यादा यह है कि उन्हें वैक्सीन की दोनों डोज के बाद 2 बार कोरोना हुआ। देखिए पूरी खबर। 26 साल की डॉक्टर सृष्टि हलारी बीते 13 महीनों में 1 या 2 बार नहीं बल्कि 3 बार कोविड पॉजिटिव हुई हैं।
हैरानी की बात यह है कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद डॉक्टर सृष्टि 2 बार कोविड पॉजिटिव हुई। सिर्फ डॉक्टर सृष्टि ही नहीं, इनका पूरा परिवार, माता, पिता और भाई भी अप्रैल में वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद जुलाई महीने में कोविड पॉजिटिव हुए। मुलुंड के वीर सावरकर अस्पताल में कोविड ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर सृष्टि हलारी को 17 जून 2020 को पहली बार कोरोना हुआ। लक्षण कम थे। कोविशील्ड टीके की पहली डोज 8 मार्च को ली और दूसरी डोज 29 अप्रैल को। पूरा परिवार एक साथ वैक्सीनेट हुआ। लेकिन करीब 1 महीने के बाद 29 मई को डॉक्टर सृष्टि हलारी दूसरी बार कोविड पॉजिटिव हुई। लक्षण थे पर घर पर ही ठीक हुई और फिर करीब 1.25 महीने बाद 11 जुलाई को डॉक्टर सृष्टि तीसरी बार कोविड पॉजिटिव हुई। इस बार इनके साथ टेस्ट में पूरा परिवार, माँ, पिता और भाई पॉजिटिव निकले और सभी को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। रेमडेसिविर की भी जरूरत पड़ी। मामला इसलिए भी चौंकाता है क्योंकि डॉक्टर सृष्टि में वैक्सीन के बाद अच्छी एंटीबॉडी बनी थी। इनके पिता खुद भी डॉक्टर हैं। पूरे परिवार को कोई न कोई बीमारी है पर सृष्टि को नहीं। फिर भी 3 बार कोविड पॉजिटिव हुई। 3rd के अंदर मुझे ज़्यादा तकलीफ हुई क्योंकि मुझे हेडेक काफ़ी हो रहा था, फीवर था और 3rd के अंदर मेरी पूरी फैमिली भी साथ में तभी पॉजिटिव आई थी, इसलिए हम सब एडमिट हुए थे और हमें हॉस्पिटल के अंदर रेमडेसिविर वगैरह सब दिया गया था। उसके बाद हम लोग ठीक हुए। मॉम, डैड और मेरे भाई, उन सबको कुछ ना कुछ बीमारी है। मतलब मेरी मम्मी और मेरे छोटा भाई, उन दोनों को डायबिटीज़ है। मेरे पापा को ब्लड कोलेस्ट्रॉल है और हाइपरटेंशन है। तो हम लोग को रिस्क नहीं लेना था, इसके लिए हम लोगों ने उनको एडमिट किया। मेरे भाई को थोड़ी सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, जिसके लिए उसको 2 दिन ऑक्सीजन पे रखा था। और मैंने कोविड एंटीबॉडी टेस्ट भी करवाई थी, जिसके अंदर मेरी एंटीबॉडी 600 समथिंग है। तो इसका मतलब एंटी वैक्सीन काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा था मेरे में, मगर ये शायद कोई नया स्ट्रेन है या फिर मेरी इम्यूनिटी तभी कम हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे इन्फेक्शन हो गया। मुंबई के कई अस्पताल और डॉक्टर बताते हैं कि टीके के दोनों डोज के बाद भी लगभग हर एज ग्रुप में संक्रमण तो दिखा है, पर ऐसे मरीज जल्द ही रिकवर करते हैं। ऐसे पेशेंट मैंने काफ़ी देखे हैं और सब उम्र में देखे हैं। जवान पेशेंट को देखे हैं, मिडिल एजेड पेशेंट को देखे हैं, ओल्ड पेशेंट को देखे हैं, जिसको दोनों वैक्सीन के बाद इन्फेक्शन हो जाता है। इसको हम ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहते हैं कि इन स्पाइट ऑफ द वैक्सीनेशन उनको इन्फेक्शन हो जाता है। यूनिवर्सली ये हमें पता है कि जब ये ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होते हैं, बहुत उसका असर बहुत कम रहता है। इट इज़ नॉट रियली दैट बैड और असर कम रहता है, सिम्टम्स कम होते हैं, पेशेंट रिकवर जल्दी करते हैं। डॉक्टर सृष्टि ने MBBS चीन से किया है। पहले संक्रमण के बाद ही इन्होंने कोविड ड्यूटी से ब्रेक लेकर PG की तैयारी शुरू की, लेकिन बार-बार संक्रमित होने से पढ़ाई में खलल पड़ रहा है। 15 जुलाई को डॉक्टर सृष्टि और इनके भाई का स्वैब इकट्ठा कर जीनोम एनालिसिस जारी है, ताकि इस मामले को अच्छी तरह से समझा जा सके। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से व्यापारियों की मुश्किलें और क्यों किस तरह से बढ़ी हैं, इस पर दिखाएंगे आपको ग्राउंड रिपोर्ट मुंबई से। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। कोरोना की दूसरी लहर के बाद से व्यापारियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। काम न के बराबर है और काम कम होने की वजह से मजदूरों पर इसका किस तरह से सीधा असर पड़ा है। मुंबई से सोहित मिश्रा की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मुंबई के धारावी इलाके में ट्रैक पैंट बनाने का काम करने वाले अहमद रजा के यहाँ पहले 15 मजदूर काम करते थे, लेकिन अब केवल 6 लोग ही हैं। दुकान सामान से भरी हुई है क्योंकि कोई खरीदार नहीं है। यही हाल कपड़े के कारोबार से जुड़े सराजुद्दीन अंसारी का भी है। पहले 15 से 20 मशीनों पर काम होता था, अब मांग न होने की वजह से केवल 4 मशीनों पर काम हो रहा है। पैसे नहीं आ रहे हैं, लेकिन मजदूरों को उनका वेतन, EMI और बिजली का बिल तो भरना ही है। जितना 6 बंदे हफ्ते में बनाते हैं उतना ही नहीं सेल हो पाता है, तो और 10 जन को कैसे बना के काम देंगे। इस हिसाब से मतलब मार्केट का पोजीशन ख़राब है और दुकान का ऊपर से 30,000 भाड़ा है, प्लस 7,000 लाइट बिल, प्लस 3-4 लेबर हेल्पर, उनका मेंटेनेंस लगभग 80,000 जाता है। वो अपने से अभी इस वक्त जो हालत है नहीं हो पा रहा है। बिजली का बिल मेरा 1,39,000 रुपये आए हैं। ये रहा लाइट का बिल,
बीएसटी वालों ने सुबह शाम 3 बार फ़ोन आना, मीटर निकाल ले जाऊंगा, ये करूंगा। फिर उसके बाद में इनसे उनसे ले करके मैं कैसा भी करके 60,000 रुपये भरा हूं। अभी ये 25 तारीख का फिर वो लिखा करके सामने वाले ने लिया है कि 25 को तुमको खुद कुछ भरना पड़ेगा। अब ये मेरे पास इंतजाम कुछ है नहीं भरने के लिए। इस तरह के धारावी में कई छोटे छोटे कारखाने हैं और सभी की कहानी एक जैसी है। धारावी गारमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष बब्बू खान बताते हैं कि अब व्यापारियों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने मजदूरों का ख्याल रख सकें। जो हमारे पास में जो औरले काम करने वाले लोग थे, हम उनको एडवांस दे दे के थक चुके। हमारे पास काम नहीं है। अगर हम उनको बंद कर देते फैक्ट्री, उनको गांव चले जाते वो लोग, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। आज हमारे पास 30% काम है। अब इस 30% काम में हम कितने लोगों का पेट भरेंगे। गारमेंट के अलावा लेदर के लिए मशहूर धारावी में भी हालात कोई अलग नहीं है। 3 पीढ़ियों से इस व्यवसाय से जुड़े चंद्रकांत पोटे बताते हैं कि कई व्यापारी जो किराए पर दुकान चला रहे थे, उन्होंने इसे बंद कर दिया है और कई इसी राह पर हैं। दुकान में 12 बजे से पहले ग्राहक आते नहीं हैं और सरकार का कहना है कि 4 बजे के बाद दुकानों को खुला नहीं रखा जा सकता। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये अपना व्यापार कैसे चलाएं। कितने भी जल्दी करेंगे, कोशिश करेंगे तो 11-12 बजे से पहले दुकानें खुलती नहीं हमारी। फिर उसके बाद 3-4 घंटे में अभी जैसे कि लोग भी बहुत कम हैं आने जाने वाले, क्योंकि लोग अपने अपने जगह पे जॉब पे जाएंगे या फिर हमारे पास शोरूम में आएंगे। नॉर्मली प्रैक्टिस कैसे होती थी कि लोग 4-5 बजे तक जॉब करते थे, उसके बाद जब छूटता था तो वो 5-6 बजे के बाद रियल में हमारे कस्टमर आते थे। काम नहीं होने की वजह से धारावी में मजदूर नहीं है, लिहाजा दोपहर के समय मजदूरों से भरे रहने वाले होटल खाली पड़े हैं। मजदूरों के नहीं होने का असर इनके व्यापार पर पड़ा है और इसलिए इन्होंने अपने यहाँ से भी 3 लोगों को काम से निकाल दिया है। हमने 2-3 स्टाफ कम कर दिया है, इसलिए 2-3 स्टाफ से ही काम चला रहे हैं। सरकार की ओर से भले ही करोड़ों रुपयों के पैकेजेस का ऐलान किया गया हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है कि लोग परेशान हैं। ना ही मजदूरों के पास काम है और ना ही लोगों के पास व्यापार है। साथ ही कोरोना के बाद जिस तरह से नियम बनाए गए हैं, उसने व्यापारियों की परेशानी और बढ़ा दी है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और अब पॉर्न फिल्म रैकेट की बात करते हैं, जिसके मुख्य आरोपी कारोबारी राज कुंद्रा को अदालत ने जेल हिरासत में भेज दिया है। हालांकि इस मामले की जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा के लिए 7 दिन की पुलिस हिरासत मांगी थी। अदालत ने इनकार कर दिया। जेल हिरासत में अदालत द्वारा भेजते ही राज कुंद्रा के वकील ने जमानत की अर्जी दी, जिस पर सुनवाई कल होनी है। इस बीच ये पता चल रहा है कि बीते शुक्रवार को जब शिल्पा शेट्टी का राज कुंद्रा की बीवी का बयान दर्ज किया जा रहा था, उस दौरान शिल्पा शेट्टी भावुक हुई थी और अपने पति राज कुंद्रा से नाराजगी जताई थी। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। शुक्रवार 23 जुलाई को जब मुंबई पुलिस राज कुंद्रा को लेकर उनके जुहू वाले घर में गई, तो पत्नी शिल्पा शेट्टी कुंद्रा को देखते ही बिफर गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शिल्पा ने राज कुंद्रा से कहा, हमारे पास ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, तो फिर ऐसी कौन सी जरूरत थी जो ये सब करना पड़ा। इससे परिवार का नाम भी खराब हुआ और मुझे कई प्रोजेक्ट छोड़ने पड़े। पुलिस के मुताबिक शिल्पा शेट्टी ने कुंद्रा के राज से अनभिज्ञता जताई है। लेकिन ये सवाल अब भी बना हुआ है कि 2020 में शिल्पा शेट्टी ने वियान कंपनी से इस्तीफा क्यों दिया था। इस बीच पुलिस ने राज कुंद्रा और रायन थोर्प को अदालत में पेश कर मामले में और 7 दिन की पुलिस हिरासत मांगी। पुलिस ने अदालत को बताया कि राज कुंद्रा के सिटी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के डेबिट अकाउंट सील किए गए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट में 1,67,000 रुपए जमा हैं। राज कुंद्रा को एप्पल कंपनी से 1,64,00,000 रुपए मिलने की जानकारी मिली है, लेकिन गूगल से पेमेंट की जानकारी आनी बाकी है। 24 जुलाई को राज कुंद्रा के ऑफिस की तलाशी में 9 डिजिटल फाइल्स मिली हैं, जिनमें विदेशों से आए लेन देन का डेटा भी है। राज कुंद्रा के मोबाइल और घर से मिले मैकबुक से हॉटस्टार के आमदनी और खर्च से जुड़े चैट मिले हैं। जबकि बचाव पक्ष की तरफ से दावा किया गया कि मामले में चार्जशीट पहले से फाइल है। राज कुंद्रा को 2 बार पुलिस हिरासत मिल चुकी है और वो जांच में सहयोग कर रहे हैं, इसलिए और हिरासत की जरूरत नहीं। अदालत ने न सिर्फ कुंद्रा की पुलिस हिरासत बढ़ाने से इनकार किया, बल्कि जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए तारीख भी तय कर दी। वो काफी समय से हिरासत में हैं। उन्होंने अपनी तरफ से पूरा सहयोग दिया है। जांच चल रही है, चार्जशीट पहले से ही फाइल हो चुकी है, तो उनको हिरासत में रखने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस के मुताबिक अभी तक वांछित आरोपियों में यश ठाकुर उर्फ अरविंद श्रीवास्तव और प्रदीप बख्शी का नाम है, लेकिन उसके रडार पर और भी कई लोग हैं। पुलिस ने शिल्पा शेट्टी को क्लीन चिट देने से भी इनकार किया है और साथ ही पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है
कि कहीं राज कुंद्रा अपने बचाव के लिए अपने रिश्तेदार प्रदीप बख्शी के नाम का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाड़ी के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के जुहू इलाके से सिटी सेंटर की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।